इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। पहली सावधानी तो जाते ही आपको क्या करना है कि आपको बायर्स की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी है कि भाई ये वाकई में असली बायर हैं या नहीं है। ये कोई फर्जी बायर तो खड़े नहीं कर दिए प्रॉपर्टी डीलर ने, या ये खुद ही प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं है कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है बाद में किसी और को ले आए। तो उन्हें अपने आई कार्ड दिखा दो कि देखो सर मैं खुद सेलर हूं, ये मेरा आई कार्ड है। होता क्या, जब हम अपनी आइडेंटिटी दिखाते हैं तो दूसरे की भी मांगने के हम हकदार हो जाते हैं। सामने वाले को बोलूंगा अपना पैन कार्ड दिखाओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ, वो बोलेगा यार सन की आदमी है। तो मैं बोलूंगा जाते ही सर ये देखो मैं तो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता हूँ, सीधा सच्चा सरल इंसान हूँ, ऑनेस्टी के साथ डील करता हूँ, कोई लाग लपट नहीं है, कोई बेईमानी आपसे कर नहीं रहा हूँ और इसी तरह से डील करना चाहता हूँ। तो किसी बात का बुरा मत मानना। जो मेरे से पूछना हो बताने के लिए तैयार हूं, जो देखना हो दिखाने के लिए तैयार हूं, इसी तरह ही आपसे उम्मीद करता हूं। तो उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर लो कि ये सभी जो बायर्स हैं वही हैं जो एक्चुअल में वो आधार और पैन वाले हैं और उन्हें ही प्रॉपर्टी खरीदनी है या नहीं, वो नकली लोग तो नहीं है। दूसरा काम आपको ये करना है कि उनसे वो जो एग्रीमेंट आपने बना रखा है पहले, वो उन्हें पढ़ने के लिए साइड में रख देना कि ना जनाब मैं तो एग्रीमेंट बना के लाऊं, बात बनेगी तो देख लेंगे, आपको पढ़ना है तो पहले पढ़ लो। टर्म्स एंड कंडीशन जो मोटी मोटी हैं वो इसमें लिखी हुई है। किसी क्लॉज पे आपको कोई आपत्ति है तो उसे चेंज कर लेंगे, बाकी जगह मैंने खाली छोड़ रखी है कि रजिस्ट्री किस तारीख को होगी, टोटल अमाउंट कितना रहेगा वगैरह वगैरह, पेमेंट शेड्यूल क्या रहेगा। तीसरा आपको दोस्तों ये करना है, जब आपका फाइनल प्राइस नेगोशिएट हो जाए उसकी टिप्स इसमें नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो एक लीगल विषय नहीं है प्राइस नेगोशिएशन का। वो आप देखो कि आपको अपनी प्रॉपर्टी कितने में बेचनी है। तो जब प्राइस नेगोशिएट हो जाए तो टोकन मनी हड़बड़ाहट में तुरंत नहीं पकड़ना, और टोकन मनी तब तक लेना ही नहीं, कोई भी एक भी रुपया, जब तक कि पहले दोनों पक्ष एग्रीमेंट टू सेल पे साइन ना कर दें। नेक्स्ट सावधानी दोस्तों बहुत ही जरूरी है और ये भी आगामी डिस्प्यूट को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं, शायद किसी ने आपको बताई नहीं होगी कभी। और वो सावधानी ये है कि आप जब उससे टोकन मनी ले, उसने मान लो एग्रीमेंट टू सेल साइन कर दिया, टोकन मनी देना है, तो आप उससे जो हमने चेक बुक मंगवाई थी, आप कोशिश करिए अपनी तरफ से कि वो आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट ना करे, कोई यूपीआई या पेटीएम ना करे, कोई कैश ना दे, और जो वो पेमेंट करे आपको टोकन मनी या एडवांस की, वो आप चेक से लीजिए। अब आप बोलोगे यार इससे क्या फर्क पड़ रहा है, मान लो वो 50,000 रुपए दे रहा है, तो वो अगर वो यूपीआई कर दे हमें, या गूगल पे कर दे, फोन पे कर दे, पेटीएम कर दे, या कैश दे दे, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है, देखो कैश लेना है तो कुछ ले लेना, क्योंकि सामने वाला भी ये चाहेगा कि भाई मेरी डील पक्की हो जाए। चेक पे तो उसके दिमाग में डाउट रहेगा, ये डालेगा नहीं डालेगा, आपके भी दिमाग में डाउट रहेगा ये चेक बाउंस हो गया तो क्या होगा। ये डाउट इतने बड़े डाउट्स नहीं है, क्योंकि आप चेक ले रहे हो, एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, आप उस एग्रीमेंट में लिखा है कि ये चेक नंबर उसने दिया है, तो एग्रीमेंट साइन होते ही बाउंड हो गई दोनों पार्टीज, फिर वो कैश दिया हो या वो चेक दिया हो या वो ऑनलाइन दिया हो, तो लीगल इफेक्ट सेम है। परंतु चेक लेने से आपका एक बड़ा फायदा ये होगा कि कई बार मैंने ये स्थितियां देखी हैं कि एग्रीमेंट होने के बाद दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, बाद में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन मैच्योर नहीं हुई, डील क्लोज नहीं हुई, तो सेलर ये चाहता है कि भाई अब मैं डील कैंसिल कर दूं, क्लोजिंग डेट निकल गई है, इसने पैसे नहीं दिए, और जो इसने आज तक मुझे पैसे दिए थे टोकन मनी के अलावा, या टोकन मनी भी वो कहता है मैं फॉरफिट नहीं करना चाहता, मैं इसके पैसे रिटर्न करना चाहता हूं, पर बायर रिटर्न कह रहा हूं ले जाओ तो आ ही नहीं रहा है, तो मैं रिटर्न करूं कैसे? अब रिटर्न करूं कैसे? तो मैं बायर को कहता हूं, मैं सेलर को कहता हूं जो मुझे फोन करते हैं कि भाई साहब आप बायर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कह रहे सर अकाउंट नंबर हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता अकाउंट नंबर? क्योंकि या तो उसने ऑनलाइन किए होते हैं तब भी अकाउंट नंबर नहीं पता चल रहा है, या उसने कैश दिए होते हैं तब भी अकाउंट नंबर पता नहीं चल रहा होता है। अपने बैंक में जाके पता करने का प्रयास करते हैं तो भी पता नहीं चलता कि ये पैसे किस अकाउंट नंबर से आए। लेकिन अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने अगर प्रॉपर्टी बेचते समय जो टोकन मनी बयाना लिया, उस समय कोई भी चेक ले लिया होता बायर का, चाहे छोटी अमाउंट का ले लो, कितने का भी ले लो, एक बायर का भी नहीं कह रहा, जितने बायर से सबका लेना है,
और टोकन मनी या एडवांस जो भी लो वो भी दोनों से आधा आधा लेना है, ताकि दोनों बाउंड हो। और दूसरा बायर नहीं भी आ रहा है तो उस बायर को कहना कि भाई साहब दूसरे बायर से 1-2 चेक पे साइन करवा के लाना, ताकि दोनों बायर के चेक की एंट्री उसमें डल जाए और दोनों पार्टी उससे बाउंड हो। तो अगर आपने चेक ले लिया होता और अगर ऐसी कोई फ्यूचर में नौबत आ गई कि आपको उसके पैसे रिटर्न करने हैं डील कैंसिल करने के, तो आप चेक में से उसकी अकाउंट डिटेल, IFSC कोड वगैरह देख के उसके पैसे उसके अकाउंट में भेज सकते हो वापस, कि भाई साहब डील कैंसिल होगी, आपके पैसे भेज रहा हूं। और फिर अपना अकाउंट भी चाहे बंद कर देना ताकि वो वापस आपके खाते में ना भेज। नेक्स्ट सावधानी दोस्तों आपको ये रखनी है कि आपको बायर्स की जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उसका अंदाजा लगाना है, मीटिंग में असेस करना है कि इसके पास वाकई पैसे हैं भी इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या नहीं है। सेल्फ फंडिंग है, पड़े हैं उसके पास पैसे, या वो कोई और प्रॉपर्टी बेचेगा पैसे आएंगे, या वो किसी रिश्तेदार से उधार लेगा, या वो किसी बैंक लोन के माध्यम से आपकी प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो उसे पूछना है कि आपके पास पैसे का क्या जुगाड़ है। आप जो हम ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि इतनी तारीख तक आप पैसे दे देंगे, इस तारीख तक इतने इतने दे देंगे, या रजिस्ट्री वाले दिन तक दे देंगे, वो कैसे दे दोगे। तो अलग अलग स्थिति में जो एग्रीमेंट की क्लॉजेज हैं वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। अगर वो कहते हैं मैं बैंक लोन लूंगा तो बैंक लोन से संबंधित कुछ क्लॉजेज आपके एग्रीमेंट में जोड़ी जा सकती हैं। तो उसको लीगली बाउंड करने के लिए और उसकी स्थिति को समझने के लिए, ताकि डिफॉल्ट ना करे वो, हमें ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। ये कहने से बात नहीं बनता कि उसकी जिम्मेदारी है, वो पैसा लाएगा कहीं से भी लाए, हमने तो लिख दिया अगर पैसा नहीं दिया तो हम बयाना जब्त कर लेंगे। भाई साहब ये सब कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा एक्चुअल पर्पस प्रॉपर्टी को बेच के पैसे लेना है, ना कि उसके साथ लड़ाई भिड़ाई करना। नेक्स्ट सावधानी कह लो, बल्कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो कि आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप बायर को ये डिस्क्लोज करें मीटिंग के समय कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में ये कमी है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई भारी कमी है, या जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है उसमें से कोई डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, या प्रॉपर्टी पे कोई कोर्ट केस चल रहा है, या किसी और तरह का विवाद है, किसी सरकारी एजेंसी से विवाद है, या कोई किसी भी तरह से आपको लगता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी की छत गिरने वाली है या कुछ भी होने वाला है वहां पे, आपको मालूम है, और वो बात इस प्रकार की है कि कोई भी बायर, मैं हूं आपकी प्रॉपर्टी खरीदने आया, चाहे मैं वकील हूं, कितना भी समझदार क्यों ना हूं, लेकिन मुझे आपके 2-4 डॉक्यूमेंट देख के और प्रॉपर्टी विजिट करके वो बातें जरूरी नहीं है पूरी तरह से पता चल जाए। तो बायर फिर भी जो इतने लाख इतने करोड़ रुपए दे रहा है वो एक ट्रस्ट पे ही चल रहा है, डिस्पाइट ऑल द ड्यू डिलिजेंस। वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी वो वकील एंगेज कर ले, अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है जो सिर्फ आपको ही पता है, तो वो सिर्फ आपको ही पता है भाई साहब, वो किसी को नहीं पता। तो आप ये देख लो कि ऐसा कोई धोखाधड़ी आप बायर के साथ ना करें, जिससे कि एग्रीमेंट होने के बाद जब वो डिफॉल्ट करे तो वो आपके ऊपर कोर्ट में इल्जाम लगाए कि ये मेरा डिफॉल्ट नहीं है, ये आदमी फ्रॉड है, ये सेलर फ्रॉड है, इसने अगर मुझे प्रॉपर्टी बेचते समय ये बातें बताई होती जो ये अब बता रहा है, और इसमें ये भारी कमी है, ये लीगल कमी है, ये प्रॉपर्टी पहले ही बिक चुकी है, या इस प्रॉपर्टी में ये कोर्ट केस चल रहा है, वट एवर इट में भी, तो मैं प्रॉपर्टी लेता ही ना। तो मेरा सुझाव ये है, ना केवल आप उसको बताएं, अगर कोई भारी दिक्कत है तो छोटी मोटी तो देखो हल्की फुल्की तो हर जगह होती रहती है, चांद में भी दाग होता है। तो ना केवल बताएं, बल्कि जो एग्रीमेंट आप उसके साथ बना रहे हैं, वो जो दिक्कतें हैं जिससे कि आपको लगता है कि ये दिक्कतें हैं, उनको एग्रीमेंट में डिस्क्लोज भी कर दें, लिख भी दें, मेंशन भी कर दें कि प्रॉपर्टी का ये वाला डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, या प्रॉपर्टी का आगे वाला हिस्सा कमजोर है, स्ट्रक्चरल रूप से वो गिरने वाला है, कल को ये गिर गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं ठीक नहीं कराऊंगा, एज इज वेर इज बेसिस पे बेच रहा हूं, इसने देख लिया है, अपने एक्सपर्ट द्वारा इंस्पेक्शन करा ली है, और जहां जो कमी थी मैंने इसे बता भी दी है, यहाँ पे सीलन आ रही है, या जो कुछ भी पंगा है, या ये डॉक्यूमेंट गुम है, इसके लिए मैं इंडेमनिटी बॉन्ड देने के लिए तैयार हूं, फलाने सन में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, ये गुम हो गया है, ये कागज मेरे पास है, मैं दे रहा हूं। डिस्क्लोज करिए ताकि कल को आपके ऊपर इल्जाम ना